तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ इनके बीच में कुछ अंतर देख लेते हैं। उसके बाद हम पूरा प्रायद्वीपीय नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों से। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। याद रखिएगा, ये मौसमी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। तो जब मानसून आता है और बारिश होती है तो तब ये नदियाँ पूरी पानी से भर जाती हैं। पर जैसे जैसे गर्मी पड़ने लगती है ये नदियाँ सूखने लगती हैं और एक टाइम आता है कि कई नदियाँ तो पूरी तरह से सूख जाती हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनका जल का स्रोत होता है मानसून यानी कि वर्षा का जल। तो गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है और इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मी के मौसम में ये सूख जाती हैं अधिकतर नदियाँ। कुछ अपवाद हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं। वर्षवाहिनी याद रखिएगा। वर्षवाहिनी क्यों? वर्षवाहिनी का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है। ये पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है। तो पूरे साल इनमें पानी क्यों रहता है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा जल दोनों होता है, इसीलिए इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। एक तो जो बारिश होती है वर्षा का जल होता है, वो इसका स्रोत है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर, मैंने आपको बताया था ना पर्वत वाली वीडियो में कि जो हिमालय पर्वत है ऊंचाई पर, वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये पिघलते रहते हैं। इनके पिघलने के कारण जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इनमें जल का अभाव नहीं होता, क्योंकि इनको ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। और गर्मी में भी आप देखेंगे कि जो हिमालयी नदियाँ हैं इनमें पानी भरा रहता है, उफान पर होती हैं, जबकि गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और उन्हीं का पानी का स्रोत होता है इसका। उसके बाद बारिश हो जाती है तो इसमें और पानी आ जाता है और ये नदियाँ काफ़ी उफान पे होती हैं। फिर बाढ़, मतलब बाकी क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित कर देती हैं, क्योंकि एक तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ऊपर से बारिश हो जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय, ये यानी कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। उसके बाद एक और शब्द देखेंगे खाड़ी। आगे हम पढ़ेंगे खाड़ी के बारे में, बंगाल की खाड़ी, खंपात की खाड़ी। तो ये खाड़ी क्या होती है? तो सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसा कि आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जो ये दक्षिण भारत है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि जो प्रायद्वीपीय भूमि होती है वो तीन तरफ से जल से घिरी होती है और उसका एक भाग भूमि से जुड़ा होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे ना, ये भाग भूमि से जुड़ा हुआ है और बाकी के तीन भाग क्या हुआ? समुद्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप के बाद अब हम देखते हैं कि खाड़ी क्या होती है। आपने सुना है ना, बंगाल की खाड़ी, खंपात की खाड़ी। तो खाड़ी क्या होती है? तो जो प्रायद्वीप है इसकी जो डेफिनेशन है इसी का विपरीत वो खाड़ी कहलाता है। कैसे? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी क्या होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो समुद्र का भाग है ये तीनों तरफ से, इधर से भी और ऊपर से भी, ये स्थल से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम खाड़ी कहेंगे। और प्रायद्वीप में हमने से उल्टा पढ़ा था ना कि स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और खाड़ी में क्या है कि एक तरफ समुद्र से जुड़ा हो और तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रायद्वीप और खाड़ी समझ आई होगी।